मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी पर। मैं हूं अभिषेक चौहान। जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत पेपर 5 और पेपर 6 पे फोकस्ड चर्चा कर रहे हैं। इसी के दृष्टिगत इस पे तैयारी के दृष्टिगत हम शुरू कर रहे हैं एक 100 दिवसीय उत्तर लेखन अभ्यास कार्यक्रम। ये मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है और इसके बिना चाहे आप सेल्फ करें या हम लोगों की मदद के साथ करें, इसके बिना सिलेक्शन तो संभव है ही नहीं कि आप प्रैक्टिस ना करें और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक रेगुलरिटी बनी रहे, इसके लिए हम आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रहे हैं। इसमें 100 दिवसीय उत्तर लेखन अभ्यास कार्यक्रम होगा ये, और प्रतिदिन टारगेट रहेगा कि 4 प्रश्नों पर चर्चा हो जाए। 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप आंसर लिखेंगे और एक मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बीच बीच में आपको माइंड मैप प्रोवाइड कराए जाएंगे जो जहां जरूरत होगी। और हाँ, जो स्पेशल फोकस है यहाँ हमारा पेपर 5 और पेपर 6, इसका हम क्लास नोट्स, माइंड मैप, ठीक है, और इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो एज इट इज जैसे बाकी पेपर्स का है वैसा ही होगा। एक्स्ट्रा हम यहाँ पेपर 5 और 6 को देंगे क्योंकि पेपर 5 और 6 अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी तक सब मिला के 100 क्वेश्चन आते थे, अब 400 मार्क्स का क्वेश्चन आता था यूपी स्पेशल से। अब 400 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं जो यूपी बेस्ड होंगे। तो इस पेपर को अवॉइड करना मतलब एक अपने लिए खाई खोद लेने जैसा है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम से आप जुड़िए। पेपर 1 से 6 तक है, डेली 4 क्वेश्चन, ठीक है, और अपनी तैयारी को धार दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, नहीं, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने चर्चा की दिल्ली सल्तनत के विषय में। दिल्ली सल्तनत का उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में हमने प्रभाव देखा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब हम पार्ट बी में चलेंगे। वो पार्ट ए हमने डिस्कस किया था। ये है आपका मुगल काल। मुगल काल मुगल काल, ठीक है। सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था और जिस समय उत्तर पश्चिम भारत में बाबर का खतरा मंडरा रहा था, उस समय लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम बाबर अपनी मातृभूमि पाने में असफल रहा। अब काबुल को आधार बना के वो भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था। भेरा और बाजावर के किले उसने उत्तर पश्चिम में जीत लिए थे और अगला खतरा पंजाब के लिए पैदा हो चुका था। इब्राहिम के साथ उसका 1526 में मुकाबला शुरू हो जाता है। 1526, ठीक है। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पानीपत में दोनों आमने सामने आ जाते हैं। 1526 ईस्वी इतिहास के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और यह तत्कालीन संदर्भ में उत्तर भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। एक राजनीतिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था उत्तर भारत और इस परिवर्तन का प्रेरक था बाबर, ठीक है। बाबर मंगोल और तुर्क दोनों वंशों से संबंधित था और मुगल बोलने के पीछे कारण भी है कि ये मंगोल सरनेम को इस्तेमाल मंगोल से चंगेज खान मंगोल था ना, उससे प्रभावित है और मुगल उसी से निकला हुआ शब्द, उसी से उसकी व्युत्पत्ति है। इब्राहिम लोदी की यहाँ पराजय होती है, ठीक है, और आगरा पर बाबर का सिंहासनारोहण होता है। बाबर आगरा पर
अब आगरा में क्या हो गया, सल्तनत का पतन हो गया, आगरा सल्तनत का पतन। इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही आगरा सल्तनत का पतन हो गया था। आगरा सल्तनत का भले ही पतन हुआ हो, अफगान अभी पूरी तरह से पराजित नहीं थे और बाबर के लिए एक बड़े संकट के रूप में सामने थे। अफगानों के संदर्भ में ही उत्तर प्रदेश की विशेष चर्चा आ जाती है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो हाँ, अब बाबर को 2 युद्ध और लड़ने पड़ते हैं। अफगान खतरे से निपटने से पहले वो 2 युद्ध और लड़ता है, खानवा ये होता है आपका 1527 में, और दूसरा युद्ध करता है चंदेरी, ये होता है 1528। ठीक है, तो लगभग हर साल वो एक बड़ा युद्ध लड़ रहा था। खानवा और चंदेरी यूपी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। हम चलते हैं घाघरा के युद्ध की तरफ, ये इसका चौथा युद्ध है भारत की भूमि पे। ठीक है, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, मुगल यूपी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मुगल्स इन यूपी। तो घाघरा का युद्ध ये होता है 1529। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि अफगान खतरा खत्म नहीं हुआ था, और यह खतरा कहां से था, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपकी चर्चा में आ गया, पूर्वी यूपी के अफगान। ठीक है, पूर्वी यूपी के अफगान। ठीक है, या महमूद लोदी के रूप में एक योग्य अफगान नेता इनको मिल गया था अफगानों को, और अफगान एक योग्य नेतृत्व के अधीन आसानी से संगठित हो सकते थे। अगर योग्य नेतृत्व नहीं है तो अफगानों में स्वतंत्रता की भावना इतनी थी कि इनको एकजुट कर पाना एक बहुत ही कठिन कार्य था। इधर महमूद लोदी में उन्हें उम्मीद दिखी और उसके झंडे तले वे एकत्रित हो गए। बाबर के लिए ये बड़ा खतरा था, मुगल अभी स्थापित नहीं हो पाए थे और अफगान एक बड़े संकट के रूप में सामने आए। इनका मुकाबला अवश्यंभावी था, क्योंकि इनके पतन के बिना, इनकी पराजय के बिना बाबर हिंदुस्तान की गद्दी पर स्थापित नहीं हो सकता था। महमूद लोदी के साथ बाबर की भिड़न अवश्यंभावी हो गई, और महमूद लोदी का जो साथ बंदा दे रहा था वो था बंगाल का शासक नुसरत शाह। तो अफगानों ने नुसरत शाह के साथ भी समझौता करके अपना सहयोगी बना लिया था बंगाल। ठीक है, घाघरा का युद्ध कहां पे हुआ, गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास घाघरा तट पर, घाघरा नदी के तट पर, घाघरा तट पर अफगानों की संयुक्त सेना और बाबर की सेना आमने सामने आ गई। ठीक है, इसमें बाबर को विजय मिलती है और बाबर विजयी होता है। इस युद्ध की खास बात है कि ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जल और थल दोनों जगह पर लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था। घाघरा नदी के सहारे नावों के माध्यम से भी युद्ध होता है, और थल में तो युद्ध पारंपरिक रूप से उस समय हो ही रहे थे। बाबर को विजय श्री मिलती है, अफगान पराजित और अफगान खतरा भी समाप्त हो जाता है। लेकिन एक नया खतरा बाबर के सामने था, काबुल में विद्रोह। ठीक है, काबुल के विद्रोह को दबाने के लिए हुमायूं को भेज चुका था, लेकिन हुमायूं से ये विद्रोह संभल भी नहीं रहा था। काबुल में बाबर का जाना जरूरी था, इसलिए इस विजय को उसने
पूर्ण विजय को में समझौतावादी स्थिति में आ जाता है, ठीक है, और वो समझौता करता है। समझौतावादी स्थिति, समझौतावादी स्थिति आ जाती है उसकी। कहां से उत्पन्न होता है, कहां से ये स्थिति उत्पन्न होती है? काबुल विद्रोह से। काबुल विद्रोह के कारण समझौतावादी स्थिति में आ गया। अफगान, दक्षिणी बिहार, वो दक्षिणी बिहार, ये मोहम्मद खां लोहानी, ये अफगान सरदार था, इसको सौंप देता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश अपने कब्जे में रखता है। इसका केंद्र कौन था सल्तनत काल में? आपने पढ़ा जौनपुर, ठीक है, केंद्र था जौनपुर। यहां पर वो मुगल आधिपत्य बनाए रखता है और एक मुगल सूबेदार यहां नियुक्त कर देता है, ठीक है। बंगाल के साथ क्या करता है? बंगाल में नुसरत शाह को उसका राज्य वापस करता है, उसकी संप्रभुता का सम्मान करता है और यहां से मुक्ति पाके वो काबुल की ओर प्रस्थान करता है। एक मोटा मोटी व्यवस्था करके वो काबुल की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है, लेकिन रास्ते में ही लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, लाहौर में क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक, आगरा में इसे दफनाया जाता है। आगरा में कहां पर? आराम बाग में। आराम बाग में इसे दफनाया जाता है। ये आराम बाग था क्या? आराम बाग की स्थापना स्वयं बाबर ने की थी। मुगल्स मुगल्स बाग के शौकीन थे, ठीक है, बागों में उनकी बड़ी रुचि थी। आप देखें मुगल्स गार्डन करके एक कल्चरल, उसमें काफी पढ़ेंगे कि किस तरह इनका निर्माण किया जाता था, ठीक है। आराम बाग की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी, नूर अफगान के नाम से, नूर अफगान, ठीक है। यहीं पर ये दफनाया जाता है। बाद में उसे काबुल में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, बाद में काबुल। उसकी कब्र को कहाँ शिफ्ट करते हैं? काबुल में। काबुल में उसने अपनी कोई जगह पसंद की थी कि मरने के बाद मुझे यहाँ दफनाया जाए, और वहीं पर ये दफनाया जाता है, ठीक है। तो बाबर का कार्यकाल हमने देखा, बहुत ही छोटा और लगातार युद्धों से युक्त था। साम्राज्य निर्माता के रूप में हम बाबर को नहीं याद कर सकते। कुशल सेनानी मान सकते हैं, योग्य सेनापति मान सकते हैं, अच्छा सैन्य संगठनकर्ता मान सकते हैं, लेकिन एक साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर को स्वीकार करना कठिन है, ठीक है। साम्राज्य निर्माता ये बनता नहीं था। साम्राज्य निर्माता इसे नहीं माना जा सकता, ठीक है। आगे हम चलते हैं। हुमायूं, ये बाबर का बड़ा पुत्र था। हुमायूं, बाबर के कितने पुत्र थे बता सकते हैं? हुमायूं तो आप जान ही गए। दूसरा पुत्र था अस्करी, हिंदाल, ठीक। फिर एक बहन भी थी इनकी, गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम, कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 + 1 5। एक कौन बचा? हाँ हाँ ठीक, कामरान छूट गया, एक बच्चा इनका कामरान, ठीक है। और हुमायूं भाई साहब तो थे ही। हुमायूं बड़ा पुत्र था, सत्ता भी से मिली। सामाजिक दृष्टिकोण से हुमायूं का व्यक्तित्व काफी विनम्रता से युक्त रहा है। मध्यकालीन इतिहास में जहाँ सत्ता के लिए कोई किसी का नहीं था, उस समय ये बंदा अपने साम्राज्य को अपने सारे भाइयों में बराबर बांट देता है, ठीक है। यह सामाजिक उदारता, नैतिक उदारता
उसके राजनैतिक जीवन के लिए एक संकट ही बनने वाली थी आगे, जिसका उसे अभी अंदाजा भी नहीं था। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में जब हुमायूं को पढ़ा जाता है तो उसके युद्ध अभियान सबसे पहले प्रकट होते हैं। युद्ध अभियान, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले युद्ध अभियान उसका शुरू होता है। कहां पे? कलिंजर, कलिंजर के खिलाफ। ठीक है, पहला अभियान इसका कलिंजर शुरू। 1531 ईस्वी में कलिंजर पर यह हमला करता है। और हमले के कारण क्या रहते हैं, ठीक है, इन पर चर्चा करते हैं। हमले के पीछे सबसे बड़े कारण थे कि मुगल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा अभी भी अफगान थे, क्योंकि बाबर ने एक समझौता करके अफगानों को एक तरह से पुरानी स्थिति में फिर से ला दिया था। और कलिंजर के राजा प्रताप रुद्र देव का अफगानों से काफी मित्रवत संबंध रहा है। अफगान और प्रताप रुद्र देव के बढ़ते गठजोड़ से खतरा महसूस करता हुआ हुमायूं कलिंजर पर हमला कर देता है। दूसरा एक कारण और था, एक कारण था अफगान गठजोड़, दूसरा था बहादुर शाह का संकट। बहादुर शाह गुजरात का अफगान सरदार था, अफगान नेतृत्व गुजरात में इसी के हाथ था, और ये हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। कलिंजर एक ऐसा पास प्रोवाइड करता था जो मध्य भारत से होते हुए गुजरात को लिंक करता था। आप देखेंगे कि इतिहास में कुछ किलों का बहुत महत्व रहा है, खासकर उन सत्ताओं के विषय में जो आगरा और दिल्ली में स्थापित रहे हैं। पहला जैसे कलिंजर तो है ही, कलिंजर मध्य भारत और गुजरात का एक रास्ता देता था। चित्तौड़ ये गुजरात की पासेस देता था, मध्य प्रदेश की भी पासेस देता था। और चुनार आपकी बिहार और बंगाल, यहाँ पे आसान रीच प्रोवाइड करता था। अगर इन किलों पर कब्जा नहीं हो पाता था तो किसी भी शासक के लिए इन क्षेत्रों पर, उस पार स्थित क्षेत्रों पर कब्जा करना बहुत ही कठिन रहा। तो कलिंजर के दो कारण स्थापित रहे, एक तो प्रताप रुद्रदेव का अफगानों के साथ मित्रता और बहादुर शाह का खतरा। इन्हीं परिप्रेक्ष्यों में वो कलिंजर पर हमला करता है। लेकिन कलिंजर के किले की कुछ खास विशेषताएं, वह भारत के सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली दुर्गों में से एक रहा है, और इतिहास के बड़े हिस्से में भी उसे जीता नहीं जा सका। ठीक है, सबसे पहला हमला इसमें महमूद गजनवी करता है और वो असफल रहता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय कुतुबुद्दीन ऐबक इस पर हमला करता है, वो भी असफल रहता है। ठीक है, अकबर के समय इसमें नियंत्रण स्थापित करने में, हाँ, शेरशाह सूरी की तो ये किला ही कब्रगाह बन जाता है। वो गोला वापस लौटता है और उसके बारूद के ढेर के पास ही खड़ा रहता है और एक विस्फोट में मारा जाता है। तो एक सुल्तान का तो शिकार ही कर लिया है इस किले ने। आगे मुगलों में अकबर के समय नियंत्रण में आता है और अकबर इसे बीरबल के नियंत्रण में रख देते हैं, क्योंकि बीरबल उज्जैन जालौन से संबंधित थे, कालपी में, और इस क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखते थे, अकबर के लॉयल भी थे। तो बीरबल के अधीन अकबर कर देता है। ठीक है, तो कलिंजर के किले के विषय में आपने देख लिया। एक वो बाकी आर्ट एंड कल्चर में इसे डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इससे स्पेशल सवाल बनने की भी संभावना है। ठीक, अब चलते हैं। हाँ, तो पहला हमला कलिंजर पर हुआ और हुमायूं असफल रहा। इसमें हुमायूं असफल रहा। रिजल्ट क्या है? असफलता। ठीक, अब अफगान एक बड़ी संकट के रूप में फिर से स्थापित हो चुके थे। जौनपुर में अफगानों ने विद्रोह करके महमूद लोदी के नेतृत्व में विद्रोह किया, और जिस मुगल सरदार को बाबर ने वहां पर पदस्थ किया था उसे भगा दिया। मुगल पराजित हुए और भाग गए। ऐसी परिस्थिति में हुमायूं कलिंजर से बढ़ता है दोहरिया।
दोहरिया का युद्ध। ठीक है। अच्छा, कलिंजर की अवस्थित के विषय में आपने नहीं अभी समझा। ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड में विंध्य पर्वत श्रृंखला पे है, बुंदेलखंड। अवस्थित बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपके किसी भी शासक के युद्ध अभियानों के पाथ का पता चलता है, उसके रास्ते का पता चलता है। बुंदेलखंड, विंध्य, कुछ खास खास चीज विंध्य क्षेत्र, ठीक है, यहाँ स्थित था। आज के समय में भी इसके ध्वंसावशेष हैं, इसका रख रखाव उतना अच्छे से नहीं हो रहा। ठीक है, अब आते हैं हम दोहरिया। दोहरिया कहाँ पे है? ये है जौनपुर के पास। दोहरिया आपका जौनपुर के पास, गोमती नदी के तट पर, गोमती तट। ठीक है। और यहाँ पर हुमायूं और अफगानों में युद्ध छिड़ जाता है। अफगान पराजित। एक शासक के रूप में पहली विजय हुमायूं की यही रहती है, अफगान पराजित। ठीक। अगला युद्ध, तीसरा, चुनार का युद्ध, प्रथम युद्ध। इसमें 2 बार हमले करते हैं, इसलिए चुनार का प्रथम युद्ध। कहीं कहीं से चुनार का प्रथम घेरा भी वर्ड यूज काफी यूज होता है, तो है तो युद्ध ही। इस देखते हैं चुनार में इस समय चुनार का किला किसके कब्जे में रहता? शेर खां। शेर खां के कब्जे में किला था वो। हाँ, और शेर खां अभी उस स्थिति में नहीं था जो आगे आने वाली थी। ठीक है। शेर खां जो आगे शेर शाह बनने वाला था और हुमायूं को भी पराजित करता है, उत्तर भारत से मुगलों को खदेड़ता भी है, वह अभी एक मामूली किलेदार था। हालांकि उसकी प्रतिभा की चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। शेर खां से हुमायूं का युद्ध, रिजल्ट क्या आता है? हुमायूं इसमें हुमायूं क्या रहता है? विजयी। एक संधि के तहत शेर शाह अपने बेटे कुतुब, ठीक है, कुतुब खां को मुगल सेना में भेजना स्वीकार कर लेता है। इसके बाद हुमायूं का फोकस हो जाता है बहादुर शाह पर। ठीक है। बहादुर शाह जैसे चर्चा कर चुके हैं कि मुगलों के लिए एक बड़ी संकट के रूप में सामने उपस्थित हुआ था और हुमायूं उसका मुकाबला करने के लिए उसमें लिप्त भी था। इसी बीच चुनार, चूंकि हम यूपी की रेफरेंस बढ़ रहे हैं तो उधर हम गुजरात के इतिहास या बहादुर शाह से जुड़े मुगल इतिहास को अवॉइड कर देते हैं और इधर फोकस होते हैं। इसी बीच बहादुर शाह से संघर्ष किसका? हुमायूं का। ठीक है। ठीक है, तो इस पे चर्चा करते नहीं। हाँ, इस संघर्ष का इतना ही मतलब है कि हुमायूं की व्यस्तता का लाभ उठाकर शेर खां उठाता है। ठीक है। चुनारगढ़ का जो किलेदार शेर खां फरीद, ठीक है, अभी तो यही था, शेर खां उठाता है। क्या उठाता है? बंगाल को भी जीत लेता है। बंगाल को जीतता है, बंगाल की विजय। ठीक। और ये स्थिति हुमायूं के लिए बहुत खतरनाक हो गई थी। एक किलेदार एक राज्य को जीत लेता है, ये उसकी बादशाहत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया। तो बहादुर शाह को पीछे छोड़कर चुनार पर फिर से हमला करता है। चुनार का द्वितीय युद्ध या घेरा। शेर खां फिर से
पराजय स्वीकार कर लेता है। ठीक है, और किले को छोड़ देता है। अगर ध्यान से देखें तो शेर खां इस समय वास्तव में शक्तिशाली हो रहा था, पर वो सीधे हुमायूं से भी भिड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अपने शक्ति के उत्कर्ष के दौर में ही वो किसी खतरे को अपने सामने नहीं रखना चाहता। वो एक तैयारी का समय चाह रहा था, और उस स्ट्रेटजी के तहत ही उसने चुनार का किला हुमायूं को सौंप दिया। चुनार के बाद हुमायूं बंगाल की ओर बढ़ जाता है, और इधर शेर खां अपनी शक्ति बढ़ाने में लग जाता है। जो भी उस समय स्थितियां घटी बंगाल की या आगरा की, उन परिस्थितियों में हुमायूं वहां से चलता है, और रास्ते में चौसा नामक जगह, चौसा कहाँ पे है? ये बिहार में है। बिहार में एक जगह है चौसा, बक्सर जिले पे। ठीक है, कौन सा जिला? बक्सर। वैसे इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये युद्ध जरूरी है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं। यहां पर हुमायूं बुरी तरह पराजित हो जाता है। किससे? इस पे तो चर्चा की नहीं, किससे पराजित होगा? शेर खां से। वही शेर खां जो आसानी से चुनार का किला सौंप कर पीछे हट जाता है। कुछ तैयारियों के बाद वो हुमायूं को लौटते हुए, जब वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहा होता है, घेर लेता है, और चौसा में दसियों हजार मुगल सैनिक मारे जाते हैं। हुमायूं किसी तरह नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है, कि एक भिश्ती की मदद से इसकी जान बचती है, और किसी तरह गिरते पड़ते ये बंदा दिल्ली पहुंचता है। शेर खां के उत्कर्ष का, हुमायूं के हाथों एक मुगल बादशाह की पराजय, शेर खां के हाथों एक मुगल बादशाह की पराजय एक बहुत बड़ी बात थी। उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी। ठीक है, और इस बढ़ती ख्याति के ही संदर्भ में वो शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, चौसा के युद्ध के बाद शेर खां शेर शाह की उपाधि ग्रहण करता है। ठीक है, हुमायूं के विषय में एक चीज जो आप देखते होंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि उसके पूरे राजनीतिक जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे, लेकिन एक एक बहुत अच्छा मोटिवेशन हुमायूं से मिलता है, कि वो कभी भी पीछे हार नहीं मानता था। चौसा के युद्ध में पराजय हो गई, अगला युद्ध भी उसे पराजित ही करने वाला था, लेकिन जब हुमायूं को पूरे समग्र रूप से देखें तो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए वो बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, अगला युद्ध बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, चौसा के युद्ध में हमने शायद समय की चर्चा नहीं की, 1539 से। बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। ठीक है, बिलग्राम है कहाँ? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज पूर्व, आपने पूर्व मध्यकाल में इसकी स्थिति पढ़ी, पूरे सल्तनत काल में भी ये कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बना रहा, और इसी कन्नौज पे हुमायूं और शेर शाह की सेना टकरा गई। ठीक है, हुमायूं और, अब शेर खां शेर शाह हो चुका है। ठीक है, ये जरूर ध्यान, हुमायूं और शेर शाह। चौसा की युद्ध से इसने शेर शाह की उपाधि ले ली थी। ठीक है, परिणाम पता ही है सबको, हुमायूं की निर्णायक पराजय हो जाती है। ठीक है, हुमायूं पराजित। ठीक है, और निर्वासित, देश छोड़ने तक के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो एक साम्राज्य जो स्थापन की प्रक्रिया पे था, उसके सपने यहाँ धूमिल हो चुके थे, और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना का रास्ता खुल गया था। पहला अफगान राज्य कौन सा था? लोधी वंश। सल्तनत काल के अंतर्गत पहला अफगान राज्य स्थापित होता है उत्तर भारत में, और मुगल काल में भी द्वितीय अफगान राज्य बाबर के बाद हुमायूं के समय में स्थापित हो जाता है। ठीक है,
अब एक चर्चा होती, हुमायूं के प्रमुख युद्ध हो चुके हैं, एक बार वो फिर कम बैक करता है। चर्चा ये होती है, जो जरूरी भी है, हो सकता है आपसे पूछा भी जाए, कि हुमायूं की पराजय के कारण क्या थे। हुमायूं की पराजय के कारण बाबर के समान ही निरंतर युद्ध लड़ रहा था, योग्य सेनापति भी था, फिर भी इसको सफलताएं कम ही मिली। उसके बड़े स्पष्ट कारण थे। एक तो इसका खुद का व्यक्तित्व, ये सामाजिक नैतिक दृष्टि से काफी उदार था। भाइयों को इसने पर्याप्त छूट दे रखी थी, और इसके भाई एक तरह से बदमाश किस्म के थे, बुरे वक्त पर कभी भी इसका साथ नहीं दे सके। बिलग्राम के युद्ध में एक भाई इसका साथ छोड़ता गया, ठीक है। दूसरा, मुगल सैनिक एक कारण इसका ये भी था, मुगल सैनिक भारत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें ये शंका भी थी कि अगर हम लगातार जीतते रहे तो एक न एक दिन हमें यहाँ बसना पड़ेगा, और उस समय की स्थितियों को देखें तो वो यह उन्हें स्वीकार नहीं था, और भागने की ही फिराक में थे। बिलग्राम के युद्ध के बाद तो मुगल सैनिक शेर शाह के सामने एक चूहे जैसी स्थिति में थे, ठीक, भाग रहे थे, और इसके पीछे मोटिवेशन वही था, वो हिंदुस्तान में रुकना भी नहीं चाह रहे थे, और हुमायूं पर भी उन्हें विश्वास नहीं रह गया था, ठीक है। और कौन सा कारण हो सकता है इसमें? शेर शाह हुमायूं के सामने एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में शेर शाह सामने आया, जो हुमायूं से अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादा श्रेष्ठ था, ठीक है। इन परिस्थितियों में हुमायूं को पराजय मिलती है, और मुगल साम्राज्य अपनी स्थापना के क्रम में ही एक बार नेस्तनाबूद हो जाता है। आगे देखते हैं। अब इस समय उत्तर भारत में शेर शाह की स्थिति मजबूत हो जाती है, और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर वो सत्ता प्रारंभ करता है। शेर शाह के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुगलों के बीच में हमें एक अफगान राज्य के विषय में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शेर शाह के बचपन का नाम पता है, फरीद, हर बार आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। शेर खां की उपाधि भी उसे मिली, सुना है किसी शेर को मार दिया था, ठीक है। इसके जीवन में भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या था, उत्तर प्रदेश जौनपुर अफगानों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। उत्तर प्रदेश जौनपुर में हसन खां एक छोटा जागीरदार था। यह हसन खां कौन था? शेर शाह का पिता, ठीक है। तो आप समझ गए कि अपने जीवन की शुरुआत में शेर खां उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बहार खां लोहानी की सेवा में जाता है। दक्षिणी बिहार इनके हिस्से में था, ठीक है। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो आज के उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं है, ठीक है। उस समय उत्तर प्रदेश की सीमा वैसी नहीं थी जैसी आज है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा आपस में मिंगल करते थे, ठीक है। तो इसीलिए दक्षिणी बिहार वर्ड ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि उत्तरी बिहार का ज्यादातर हिस्सा जौनपुर के साथ जुड़ा हुआ था उस समय, ठीक है। बहार खां लोहानी की सेवा में रहता है, ठीक है। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेर शाह उसकी पत्नी से विवाह करता है, ठीक है, और दक्षिणी बिहार का स्वामी बन जाता है। शेर शाह की उत्कर्ष में जब आप ध्यान देंगे तो वैवाहिक संबंधों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। योग्य संगठन करता था, चतुर था, ठीक है। बाबर तो उसे कुटिल मानता ही था, सतर्क रहने की बात करता था मुगलों को, ठीक है। तो क्या था, शेर शाह के उत्थान में राजनीतिक उत्थान, ठीक है, यहाँ राजनीति की ही चर्चा है। राजनीतिक उत्थान में योगदान किसका था? ठीक है, ठीक है। विवाह संबंध, ठीक है। बिहार में जहां जिसकी सेवा में था उसकी पत्नी से विवाह करके दक्षिणी बिहार पा जाता है। चुनार में भी यही स्थिति थी, ठीक है।
बिहार को आपने देख लिया, कैसे पाया बिहार को, विवाह करके। अब है चुनार। चुनार का किलेदार था ताज खां, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम था लाड मलिका, ठीक है। ताज खां की मृत्यु के बाद लाड मलिका से विवाह करता है और चुनार का किला इसे मिल जाता है। बहुत सारी संपत्ति भी इसे इन जगहों से मिलती है और राजनीतिक सत्ता तो इसे मिली ही मिली, ठीक है। आगे इसके हुमायूं के साथ संघर्ष हमने चर्चा कर रही है, हुमायूं के साथ इसके संघर्ष की चर्चा हो चुकी है। हुमायूं मुगल बादशाह थी, ठीक है। हुमायूं के साथ संघर्ष, हुमायूं से संघर्ष, कौन कौन संघर्ष होते हैं, ठीक है। चौसा तो बाद का ही है। हाँ, चुनार युद्ध, चुनार के युद्ध क्या थे, फर्स्ट और सेकेंड, ये 2 युद्ध होते हैं। चौसा, ठीक है, इनको आप रिकॉल कर लीजिए, मैं एक तरह से रिवीजन आपका हो जाएगा। चौसा युद्ध बिहार के बक्सर में 1539 में होता है। ये युद्ध होता है 1532 और सेकेंड होता है 1538। चौसा होता है आपका 1539, ठीक है। अगर आप याद रख सके तो अच्छा है, नहीं तो क्रम तो आप याद ही रखें, ठीक है। चौसा, फिर बिलग्राम, युद्ध, ठीक है। बिलग्राम के बाद उसे उत्तर भारत की, अच्छा कुछ टर्म ये इस्तेमाल करने में आप हमेशा सतर्क रहिए। उत्तर भारत टर्म जैसे यूज हो रहा है तो उसके सिग्निफिकेंस है। भारत का सिंहासन मिला, ये बहुत ही अनुचित हो जाता है। भारत बहुत बड़ी चीज थी, इतना आसान नहीं था भारत पे। भारत पर अगर संपूर्ण रूप से देखें तो अंग्रेजों का ही कब्जा रहा है। सल्तनत तो आधे भारत से भी आगे नहीं बढ़ी, बहुत ही कम हिस्सा था। विंध्य के बाहर 1-2 अभियान अलाउद्दीन के या मोहम्मद बिन तुगलक के हुए, इसके अलावा ज्यादा लोग प्रभावी नहीं रहे, ठीक है। तो उत्तर भारत की ही सत्ता मिली उसे बिलग्राम के युद्ध के बाद, और उत्तर भारत को ही वो संगठित करने में लगा रहता है। ज्यादा कार्यकाल शेरशाह को मिलता नहीं, 5 साल में मृत्यु हो जाती है, तो उत्तर भारत से वो आगे बढ़ भी नहीं पाते। इसलिए जब भी टर्म लिखें, टर्म यूज करें, तो भारत का सुल्तान, भारत का बादशाह, इन शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले इनके सिग्निफिकेंस के विषय में आपको पता होना जरूरी है। कब लिखना है कब नहीं। बाबर लिखेंगे तो आप उसे भारत का बादशाह नहीं बोल सकते, भारत का सम्राट नहीं बोल सकते, ठीक है ना। हुमायूं को आप भारत का सम्राट, भारत का बादशाह नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर शब्दों पर ध्यान देंगे तो गलतियां कम होंगी, ठीक है। ये हो गए हुमायूं का संघर्ष और ये उसको प्राप्त हो जाता है। अब इसकी कुछ अभियान देख लें, क्योंकि शेरशाह का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश से संबंधित रहा है, ठीक है। शेरशाह उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश से काफी बड़ा इसका ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है इसकी घटनाओं का, और उसको हम यहाँ देखते हैं। युद्धों पर हमने चर्चा कर ली, ठीक है। अब शेरशाह के शासक बनने के बाद युद्ध अभियान लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में युद्ध अभियान उसके रहे, जिसमें उत्तर प्रदेश जो महत्वपूर्ण था वो था कलिंजर, ठीक है। कलिंजर, दिल्ली का शासक बनने के बाद उसका कलिंजर युद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में बाकी बहुत युद्ध हुए, राजस्थान में हुए, ठीक है। राजपूताना के साथ संघर्ष उसका रहा, कलिंजर युद्ध, ठीक है। 1545 कलिंजर में इस समय शासन था कीरत सिंह का, ठीक है। यहाँ के कौन राजा थे, राजा कीरत सिंह। रीवा के राजा वीरभानु बघेल को शरण देने से शेरशाह जो है खिन्न हो गया और उसने कलिंजर पर हमला कर दिया। और कलिंजर का इतिहास मैंने आपको बताया है, कलिंजर के किले का, कि ये भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली दुर्गों में से एक रहा है और ज्यादातर अवस्था में अपराजय की स्थिति धारण करता था। और वह अपना इतिहास दोहराने वाला था
और शेरशाह सूरी का अंत यहीं हो जाता है। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु। तो अगर रिजल्ट की दृष्टि से देखें तो कलिंजर एक बार फिर अपराजय ही रहता है। हालांकि मृत्यु के समय, जब इस समय मर रहा था, उस समय किले को जीत लिया गया था, लेकिन अफगान इस पर नियंत्रण नहीं रख सके और जल्द ही वहां से खदेड़ दिए गए। ठीक है, शेरशाह के बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं और इसी क्रम में हुमायूं का उत्कर्ष होता है फिर से। हुमायूं का पुनः भारत में प्रवेश। शेरशाह की मृत्यु के विषय में पहले भी चर्चा करते, कैसे होती है। कलिंजर किले में एक गोला फेंका जाता है, वापस आ जाता है और बारूद के ढेर के पास फट जाता है। ठीक है, हुमायूं का पुनः प्रवेश। उत्तर पश्चिम हुमायूं खदेड़ दिया गया था 1940 वो 1540 में। 1540 में ये भारत से बाहर ईरान के साथ से मदद लेता है और 45-46 तक ये फिर से ताकतवर होने लगता है। काबुल और कंधार को जीत लेता है। काबुल, कंधार, यहां पर इसका प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद मच्छीवाड़ा युद्ध, यहां से ये पंजाब को जीत लेता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं के दृष्टिकोण से था, अच्छा यहां हम शॉर्ट में चर्चा कर रहे थे कि यूपी स्पेशल के लिए इतना महत्वपूर्ण है, सरहिंद युद्ध। ठीक है, निर्णायक युद्ध था ये और अफगान पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अफगान पराजित। ठीक है, अफगान पूर्ण रूप से पराजित हो जाते हैं और हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। ठीक है, लेकिन यह विजय उसकी बहुत स्थायी नहीं रहती। यह विजय उसकी बहुत स्थायी नहीं रहती। दीन पनाह जो इसने बसाया था नगर, उसी को राजधानी भी बनाया, वहां की पुस्तकालय से उतरते हुए ये उतर रहा था और सीढ़ियों से गिर जाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है और दीन पनाह में मृत्यु, ये पॉइंट याद रखिए। दीन पनाह, ठीक। अगला समय आ जाता है अकबर का, हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर, ठीक है, कम उम्र से ही ये राज सत्ता से जुड़ गए क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी। हुमायूं का एक सहयोगी बैरम खां लगातार अकबर के साथ जुड़ा रहा और अकबर के जीवन की भी रक्षा करता रहा, प्लस इसके साम्राज्य के विस्तार में भी सहयोगी रहा। हेमू की पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो 1556 में होता है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध, ठीक है, द्वितीय युद्ध हेमू। ठीक है, हेमू पराजित हो जाता है और दिल्ली जो कुछ समय के लिए हुमायूं की मौत के बाद संकट में चली गई थी, वो पुनः मुगलों को मिल जाती है। ठीक है, दिल्ली का बादशाह बनने के बाद अकबर का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या ऐतिहासिक महत्व रहता है। सबसे पहले तो आते हैं, तत्कालीन समय में युद्ध ही राजनीति के सबसे बड़े तत्व रहे हैं। तो युद्ध, ठीक है, युद्ध अभियान, ठीक है, युद्ध अभियान उत्तर प्रदेश में इसका पहला अभियान था, फर्स्ट इन यूपी, चुनार। ठीक है, चुनारगढ़ विजय। चुनार का महत्व मैंने बताया क्यों था कि हर बादशाह, हर सुल्तान इसे विजित करने की कोशिश करता है। बंगाल पर और बिहार पर, दक्षिणी बिहार उस समय वर्ड यूज होता है उस समय के लिए, बिहार और बंगाल पर नियंत्रण के लिए चुनार को जीतना आवश्यक था। ठीक है, दूसरा
यूपी में ये भी है, केवल यूपी के संदर्भ में देखें, कलिंजर विजय। कलिंजर युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अकबर के अभियान में कलिंजर पर मुगलों को विजय प्राप्त हो जाती है, और यहाँ पर बीरबल के अधीन सत्ता स्थापित करके अकबर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अकबर के समय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनका विशेष महत्व है। प्रशासनिक में देखें पहले, प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक में उसने क्या ऐसा किया जिसको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम महत्वपूर्ण से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में से महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, प्रशासनिक में था कि उसने 1580 तक जितनी भी उसकी विजय हो गई थी, जो भी क्षेत्र उसके अंतर्गत आ चुके होते हैं, उनको सूबों में बांटता है। ठीक है, सूबों में विभाजन, राज्य का विभाजन किसमें करता है? सूबों का निर्माण करता है ये, और उस समय 12 सूबे बनाता है। ठीक है, मरने के समय तक उसके 15 हो जाते हैं, 3 दक्षिण भारत के भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, 12 से बढ़कर लास्ट टाइम तक कितने हो जाते हैं? 15। इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सूबे थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पहला था आपका आगरा। उस समय देखिए उत्तर प्रदेश नहीं बोला जाता था। ठीक है, सूबों के ही दृष्टिकोण से पहचान थी। तो उत्तर प्रदेश जो आज आप देख रहे हैं, कितने क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता था अकबर के समय, वही इसका तात्पर्य है। आगरा, अवध, ठीक है, और तीसरा था ये नया सूबा था इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है। उस समय भी इसे प्रयाग बोलते थे, और इलाहाबाद नाम अकबर ने ही दिया था। ठीक है, तीसरा था इलाहाबाद। कड़ा और मानिकपुर के जो इक्ते थे, आपने पढ़ा है ना सल्तनत काल में, कड़ा मानिकपुर, उसको समाप्त करके उसके स्थान पर ही इलाहाबाद की स्थापना करता है, इलाहाबाद के सूबे की स्थापना करता है, इलाहाबाद की नहीं। ठीक है, तो ये 3 सूबे महत्वपूर्ण। तो सूबे का मतलब होता है राज्य। राज्य की अवधारणा मध्यकालीन भारत में हमें अकबर के ही अंतर्गत देखने को व्यवस्थित रूप से देखने में मिलती है। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, इनके समय सूबे इतने प्रचलन नहीं थे जितना कि सरकार, ठीक है, सरकार और परगने चर्चा में थे। ये प्रशासनिक इकाइयां थी ज्यादा। ठीक है, लेकिन मुगल में अकबर के अधीन क्या था? सूबे सबसे ऊपर आ गए, राज्य के रूप में थे, स्थापित थे। सूबे सरकार में विभाजित थे। सरकार की स्थिति क्या थी? इनको राज्य मान लो आज आधुनिक संदर्भ में। सरकार का मतलब था जिला। ठीक है, सरकार विभाजित थे आपके। मुगल काल में महाल वर्ड यूज होता है। ठीक है, महाल परगने थे। शेरशाह के समय परगने ज्यादा पॉपुलर थे, परगनों को ही महाल कहा जाता था। और आप आधुनिक जो भारत पढ़ेंगे तो भू राजस्व व्यवस्था में महालवाड़ी पद्धति आप देखेंगे कि यहीं से लिया गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने मुगलों के बाद ही सत्ता स्थापित की, इसलिए उनके यूज किए हुए टर्म वो प्रयोग में लाए जा रहे थे। ठीक है, गांव, ठीक, ये था आपका मुगल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ हमने उत्तर प्रदेश में इससे सूबों की चर्चा उधर कर ली है। आगे क्या करते हैं? निर्माण कार्य में था उसका, ये हो गया प्रशासनिक। अब था निर्माण। प्रशासनिक कार्य आपने देख लिए, निर्माण कार्य पर चर्चा कर ले। ठीक है, आगरा के किले, ठीक है, आगरा के किलों का निर्माण। आगरा में बहुत से किले बने हुए, और इसकी शुरुआत, हाँ, जो मुगल कालीन किले जो भी हैं, उनकी शुरुआत अकबर के समय से ही होती है। अकबर की एक बड़ी पसंदीदा जगह थी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, यहाँ भी उसने बहुत सारे भवन बनवाए, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पानी की बहुत कमी थी, जिसकी वजह से राजधानी एक बार फिर से आगरा स्थापित कर दी गई, और यहाँ पर राजधानी भी स्थापित कर दी थी। ठीक है, कुछ समय के लिए राजधानी। ठीक है, आगरा भी इसकी, और बाद में राजधानी आगरा कर दी। हुमायूं के समय राजधानी कौन थी? इन पर भी ध्यान आप बनाए रखा करिए। हुमायूं के समय राजधानी दिल्ली थी, न कि आगरा। ठीक है, लेकिन अकबर के समय उत्तर प्रदेश का गौरव एक बार फिर स्थापित होता है, और आगरा में राजधानी स्थापित हो जाती है। इलाहाबाद के किला, इलाहाबाद,
इलाहाबाद नाम अकबर के द्वारा ही दिया गया था, इलाहाबाद का किला। ठीक है, यह भी विशाल किला था और इसके माध्यम से वो पूर्वी भारत पर नियंत्रण रखने में सफल भी रहा। ठीक है, ये हो गए इसके निर्माण। इसके अलावा अन्य भी बड़ी महत्वपूर्ण चीजें रही हैं जो हम अकबर के विषय में जानेंगे, जो उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, अकबर के नवरत्न। अकबर अगर योग्य शासक था तो उसके पीछे उसकी राजनीतिक अभिरुचि जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के विषय में जानते हैं और अकबर भी इससे प्रेरणा लेता है और नवरत्नों का कॉन्सेप्ट देता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित नवरत्न कौन से थे उसके, जिन पर विशेष चर्चा की? उसमें था बीरबल, दूसरे राजा टोडरमल, अप्रत्यक्ष रूप से अबुल फजल को भी आप जोड़ सकते हैं, अबुल फजल और फैजी को। ठीक है, ये भी नवरत्न थे और इनके जन्म आगरा में ही हुए थे, अबुल फजल। और अबुल फजल का नाम पहले लीजिए, जबकि इनके बड़े भाई फैजी। ठीक है, फैजी। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं राजा टोडरमल और बीरबल के विषय में, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे। इन पर टिप्पणी आ सकती है, ठीक है, इसलिए इन पर चर्चा करना थोड़ा सा जरूरी है। बीरबल, ठीक है, बीरबल का जन्म कहाँ होता है? बीरबल का जन्म थोड़ा विवादित हो जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी में भी कुछ लोग मानते हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश मानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ माना जाता है? अब हम उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं तो हम कालपी लेकर चलते हैं। वैसे कालपी ही ज्यादातर लोगों को स्वीकृत है। जालौन उत्तर प्रदेश। दूसरा सीधी भी माना जाता है। सीधी कहाँ पे है? सीधी है मध्य प्रदेश का जिला। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ही कानपुर के पास भी इन्हें इनका जन्म स्थान माना जाता है। एक जगह है कानपुर के पास, वहाँ एक गांव से इनको जोड़ा जाता है। ठीक, घाटमपुर के आसपास कहीं एक गांव है जिसे बीरबल के जन्म स्थान से जोड़ा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कालपी ही मानते हैं। ठीक है, जन्म हो गया। दूसरा, अकबर के साथ इनका जुड़ाव राजनीतिक उत्कर्ष इनका अकबर के साथ होता है। ठीक है, नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और कलिंजर का किला जीतने के बाद कलिंजर का सूबेदार बनाया गया था प्रारंभिक दौर में। ठीक है, बौद्धिक व्यक्ति थे, युद्ध से ज्यादा मतलब नहीं था। ठीक है, एक साजिश के तहत इनको अफगानिस्तान भेज दिया जाता है कबायलियों के विद्रोह को दबाने के लिए। वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु इनकी होती है कहाँ? स्वात घाटी, आज पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। ठीक है, स्वात घाटी में इनकी मृत्यु हो जाती है कबायली संघर्ष से। तो इतना जरूरी है बीरबल के लिए। ठीक है, दूसरे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नवरत्न थे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए राजा टोडरमल। ठीक है, जन्म स्थान इनका था सीतापुर में लाहरपुर। ठीक है, यूपी स्पेशल बात है तो थोड़ा अंदर में जाना पड़ेगा। भारतीय संदर्भ में होता तो हम उत्तर प्रदेश केवल लिख देते तो भी चल जाता। कहाँ पर? सीतापुर। लेकिन जब आप यूपी स्पेशल लिखे तो कुछ लगे ना कि आप यूपी स्पेशल लिख रहे हैं, तो अंदर की भी बातें पता होनी चाहिए। लहरपुर। ठीक है, और नवरत्न थे, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, नवरत्न थे अकबर के, पता ही है। दूसरा,
ये राजस्व और वित्त मंत्री भी थे अकबर के, राजस्व और वित्त मंत्री। ठीक है, इसके अलावा ऐसा क्या कार्य था कि जिसके लिए राजा टोडरमल हमेशा याद किए जाते हैं, बताइए। भू राजस्व पद्धति एक है इनकी, दहसाला, ठीक है, दहसाला, ठीक है, दहसाला पद्धति। 10 साल को आधार बनाया गया कृषि उत्पादन में, उसके आधार पर कर का निर्धारण किया गया और इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले राजा टोडरमल थे। इन्हीं के नेतृत्व में इस पद्धति का विकास हुआ, अकेले नहीं थे, सहयोगी भी थे और नेतृत्व इन्हीं का था, इसलिए दहसाला पद्धति राजा टोडरमल से सीधे जुड़ जाती है। ठीक है, तो इतना हो गया राजा टोडरमल। राजा टोडरमल के विषय में उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो राजस्व अधिकारी चयनित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत, उनका एक ट्रेनिंग सेंटर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या नाम है उसका? राजा टोडरमल। ठीक है, इतना हमने शॉर्ट कर दिया है। भूलेख ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, और कहाँ पे है ये? इसका स्थल महत्वपूर्ण है, हरदोई। ठीक है, आप इनके जन्म स्थान से कंफ्यूज हो गए, सीतापुर मत कर दीजिएगा, हरदोई में इस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई, जहां पर राजस्व अधिकारी जो है राजस्व की बारीकियां सीखने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। ये हो गया राजा टोडरमल। तो उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हमने देखा बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। ठीक है, इनका अध्ययन कर लिया, आगे हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार। और इससे जुड़े हुए सवाल बनाने की कोशिश की, जैसे ही मुगल काल खत्म होगा तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम चर्चा करेंगे, उनकी फ्रेमिंग भी बताएंगे, जिससे आप लोगों के क्लियरेंस बढ़ सके। और ये ओवरव्यू क्लास है, इसके आधार पर पूरी अवधारणा न बना लीजिएगा। इनके अंतर्गत अभी बहुत चीज़ें हैं जिन पर स्पष्ट रूप से, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, क्योंकि वो अलग सेगमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर केवल किलों के नाम दे दिए हैं। आगे हम किलों के निर्माण के पीछे उसके उद्देश्य, जो सांस्कृतिक संक्रमण और जो कलात्मक स्पष्टता, जो कलात्मक स्वीकार्यता, ये सब जुड़ी, वो सब हम आर्ट एंड कल्चर में चर्चा करेंगे। ये ओवरव्यू क्लासेस हैं, लेकिन इनसे आप देखेंगे कि सीधे सीधे सवाल बनने की पूरी संभावना है, पहले भी बने हैं और आगे भी बनेंगे। अब तो 400 मार्क्स का आना है, अब तो सवाल बनाने में यूपीएससी को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर।